नमस्कार दोस्तों। आप लोग बहुत बार ये कहते हैं कि मैथ्स टफ होती है, मैथ्स मुश्किल है। मैथ्स जब हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैथ्स है, ये जो जिसे आप टफ मानते हैं, इसका टफनेस है, इसका जो हार्डनेस है वो किस लेवल तक जा सकती है, किस लेवल तक ये मैथ्स जो है हार्ड हो सकती है। क्योंकि आप कहते हैं ये हार्ड है, ये बुक हार्ड है, वो बुक हार्ड है। तो क्यों नहीं ये काम करते हैं, मैथ्स को एकदम हार्डेस्ट लेवल पे ले जाते हैं। हार्डेस्ट लेवल मतलब जो मैथ्स की आज तक की सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, वर्ल्ड्स हार्डेस्ट मैथ्स प्रॉब्लम, यानी सबसे टफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम जो है वो आपको मैं आज सॉल्व करवाता हूँ। फिर अगर ये प्रॉब्लम जो भी मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ जाती है, इसका सॉल्यूशन अगर आप में को समझ में आ जाता है, तो फिर कभी मत कहिएगा कि मैथ्स हार्ड है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है और इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ जाता है, दोनों समझ में आ जाता है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि मैथ्स आपको समझ में आती है। क्योंकि इससे हार्ड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, इससे हार्ड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जो भी मैं करवा रहा हूँ। तो इससे हार्ड प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और इसका सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ जाता है, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाती है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको समझ में आ सकता है। फिर तो आपको बाकी जो भी किताबें हैं, जो इस किताबों को आप टफ कह रहे हैं, मुश्किल कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गलत जने से पढ़ रहे हैं, गलत आदमी से पढ़ रहे हैं, तभी प्रॉब्लम आ रही है। वरना समझ में नहीं आए, अगर समझ में नहीं आता तो ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम कैसे समझ में आ गई आपको। ये समझ में आ सकती है, इसका मतलब सब कुछ समझ में आ सकता है। फिर अपने आप पे कभी भी डाउट मत करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हार्डेस्ट प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे और पता करेंगे कि वर्ल्ड्स हार्डेस्ट मैथ प्रॉब्लम क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा आईएमओ, मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 1988। इसे कहते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 1988। आईएमओ का मतलब क्या है? जैसे ओलंपिक्स गेम होते हैं, जैसे ओलंपिक्स गेम होते हैं वैसे ओलंपियाड भी होते हैं। ओलंपियाड फिजिक्स में भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं, मैथ्स में भी होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी होते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी होते हैं। तो ये ओलंपियाड क्या है? ओलंपियाड में ऐसा होता है जैसे ओलंपिक में टीमें जाती है, भारत से जाती है, बाकी देशों से आती है, फिर वो गेम खेलती है, जो जीतता है उसको अवार्ड होता है, गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है। आईएमओ भी कुछ इसी टाइप का है, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड है, जिसमें भारत की एक टीम जाती है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 स्टूडेंट होते हैं मैथ्स के। दूसरे देश से भी 6 स्टूडेंट आते हैं, किसी और देश से भी 6 स्टूडेंट आते हैं। वो सारे मिलके एक जगह पार्टिसिपेट करते हैं। कोई तो होस्ट करता है आईएमओ को, कोई ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडिया, कभी जर्मनी, कभी जापान। हर देश कोई ना कोई होस्ट बनता है इनका। तो उसको आईएमओ जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा देश इस बार होस्ट करेगा। फिर वहाँ प्रॉब्लम डाली जाती है, प्रॉब्लम बच्चों को दी जाती है सॉल्व करने के लिए। जो सबसे पहले सॉल्व करता है उन प्रॉब्लम्स को, और जो ज़्यादा अंक अर्जित करता है, टाइम तो एक फिक्स रख दिया जाता है, उस टाइम के दौरान जो आदमी पहले जो जो टीम है, क्योंकि यहाँ सिंगल का नहीं है, टीम का है, जो टीम पहले सॉल्व करके देती है उस टीम को फिर वो गोल्ड मेडल में, सिल्वर मेडल में और ब्रॉन्ज मेडल में चयन करते हैं। तो आईएमओ 1988 की बात है। आईएमओ का जो 1988 था, उस समय एक प्रॉब्लम थी जिसका नाम था प्रॉब्लम 6। छठा सवाल जो था, उसे आज तक का दुनिया का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन कहा गया, सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफ क्वेश्चन कहा गया। अच्छा, क्यों टफ कहा गया, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जो प्रॉब्लम थी, आईएमओ के अंदर जो सवाल होते हैं, अब आप सोचेंगे आईएमओ के अंदर सवाल कहाँ से आते होंगे, क्योंकि इतने दुनिया भर के जीनियस बच्चे हैं वहाँ पहुँचते हैं, तो उनके लिए सवाल बनाने वाले भी तो ज़बरदस्त होंगे। तो सवाल जो होते हैं वो दुनिया भर से आते हैं, दुनिया भर के जो मैथमेटिशियन है वो अपने क्वेश्चन भेजते हैं, अपने सवाल भेजते हैं। फिर आईएमओ की जो कमेटी है वो उनको सॉल्व करती है और चयन करती है कि भाई कौन से क्वेश्चन जो है उन्हें हम आईएमओ के एग्ज़ाम में डालेंगे। तो 1988 में ऐसे हुआ कि वेस्ट जर्मनी के एक प्रोफेसर थे, जिनका नाम जो है वो हाईलाइट नहीं है कि वो कौन थे। वेस्ट जर्मनी के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन जो अपना, अभी जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जिसको प्रॉब्लम 6 कहा गया, वो क्वेश्चन आईएमओ कमेटी को भेजा। उस समय जो होस्टिंग कंट्री थी, जो कंट्री आईएमओ को होस्ट कर रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो होस्ट कर रही थी 1988 के आईएमओ को, मतलब ओलंपियाड्स को, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन ओलंपियाड को जो होस्ट करी थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। तो जब क्वेश्चन भेजा गया तो जो कमेटी के मेंबर थे और टॉप लीडिंग मैथमेटिशियन थे, वो कमेटी थे, मेंबर थे उसके, तो उनके सामने प्रॉब्लम को रखा गया। और प्रॉब्लम रखने के बाद में जो, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे बात जो मैं बताने वाला हूँ, कि जो लीडिंग मैथमेटिशियन थे, जो कमेटी के मेंबर थे, उन मेंबर्स को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 6 घंटे का टाइम दिया गया। 6 घंटे का टाइम दिया गया कि भाई इसको सॉल्व कीजिए। विश्वास कीजिए, 6 घंटे के दौरान कोई भी मैथमेटिशियन, जो कमेटी के मेंबर थे, कोई भी मैथमेटिशियन उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। और ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, रिपीट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल आदमी नहीं थे, ये सब नंबर थियरिस्ट थे। नंबर थियरिस्ट मतलब जो नंबर्स के बारे में या नंबर के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं, पेपर्स लिखते हैं, ये वो नंबर थियरिस्ट थे, खुद प्रॉब्लम बनाने वाले लोग थे।
उन लोगों को भी 6 घंटे लग गए लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और लास्ट में नतीजा निकला कि यह प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं की जा सकती। तो ये प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट को अब दी जाए या नहीं दी जाए? मतलब जो लीडिंग मैथमेटिशियन है, जो टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन उस टाइम के है, वो हाथ खड़े कर दिए 6 घंटे में कि भी प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो रही है। अब कमेटी को डिसाइड करना था मेंबर्स को कि क्या ये सवाल बच्चों को दिया जाए। ये सोचिए आपके टीचर फेल है, आपके टीचर को वो सवाल नहीं आ रहा, अब हमारा पे डिपेंड आ गया कि भी हम क्या करें, बच्चों को ये सवाल दें या ना दें। तो कमेटी ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं बच्चों का स्तर चेक किया जाए, क्यों नहीं ये प्रॉब्लम बच्चों के पास भेज दी जाए। ऑब्वियसली बात है हमसे तो नहीं हुई, लेकिन हमें एक मौका तो देना चाहिए बच्चों को भी सॉल्व करने का कि बच्चों को ये सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को जो अनसॉल्वेबल थी उनके हिसाब से, उस प्रॉब्लम को उन्होंने आईएमओ के अंदर डाल दिया, प्रॉब्लम नंबर 6 पे। और आप सरप्राइज करेंगे कि उस समय आज के जो लीडिंग मैथमेटिशियन है जिसका नाम है टेरेंस टाउ, यहाँ पे आपको एक नए मैथमेटिशियन से मिलाते हैं, टेरेंस टाउ, जिनको 2006 में फील्ड मेडल मिला था। फील्ड मेडल जो है वो नोबेल प्राइज से भी हाईएस्ट प्राइज होता है मैथमेटिक्स के अंदर, और नोबेल प्राइज तो देखिए हर साल मिलता है, फील्ड मेडल 4 सालों में एक बार मिलता है। तो ऑब्वियसली बात सोचिए कि 4 नोबेल प्राइज के बराबर होता है एक फील्ड मेडल। और नोबेल प्राइज में तो आप 80 साल के हैं, 90 साल के भी तो भी ले सकते हैं, फील्ड मेडल में 40 साल से छोटा ही होना चाहिए तो ही मिलता है। तो बहुत सारी जो शर्तें हैं वो फील्ड मेडल में बहुत ज़्यादा हैं। तो फील्ड मेडल अगर किसी को मिलता है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। तो टेरेंस टाउ जो थे उस समय आईएमओ के अंदर शामिल थे 1988 के अंदर, और टेरेंस टाउ को उस क्वेश्चन के अंदर 7 नंबर का ये क्वेश्चन था, मार्क्स जो थे वो 7 थे, 7 में से टेरेंस को सिर्फ 1 नंबर मिला। तो सोचिए लीडिंग मैथमेटिशियन, जो आज के टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन 2021, मतलब आज के युग के सबसे टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन है टेरेंस टाउ, उनको उस समय 7 में से सिर्फ 1 नंबर मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम की टफनेस क्या थी। और सरप्राइज पता है क्या, इससे ज़्यादा सरप्राइज आपको ये मिलेगा कि उस प्रॉब्लम को जब आईएमओ ने शामिल किया तो 6 टीम ऐसी थी, 6 टीम ऐसी थी जिन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। बताइए, मतलब आपके टीचर जहां फेल है वहां आपके स्टूडेंट कमाल कर गए। तो यही देखिए, आप हम लोगों से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप अगर मुझे सोच रहे हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं होशियार हूँ, तो ना, आप मुझसे ज़्यादा, मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जो पढ़ते हैं मुझसे, जो मुझसे सीखते हैं, वो मुझसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बस फ़र्क ये है कि मुझे अपनी शक्तियों का ज्ञान है, मुझे अपनी नॉलेज का ज्ञान है, और आप लोगों का नहीं है। बस ये ज्ञान का ये भाव है, सिर्फ जानकारी का अभाव है। मुझे ये पता है, मुझे विश्वास है अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, आप लोगों को नहीं है। धीरे धीरे आपको भी होने लग जाएगा और आप देखिए मुझसे आगे निकलेंगे। तो ये समझिए, ये हमेशा होता है, आने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये इस बात का प्रमाण है आपके सामने। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम कहा गया था। ठीक है, अब आइए प्रॉब्लम बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी, वो सवाल था क्या जिससे प्रॉब्लम 6 के नाम से जाना गया। प्रॉब्लम का पूरा रसपान कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा टाइम तो लूँगा आपका, थोड़ा टाइम लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम सुन के, देख के, पढ़ के, सॉल्व करके मज़ा आ जाएगा। स्क्रीन पे नज़र टिकाए रखिएगा। प्रॉब्लम ये कहती है कि ए और बी दो नेचुरल नंबर है, सच दैट, मतलब इस प्रकार है, सच दैट का मतलब इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 1 प्लस ए बी पूरा पूरा भाग जाता है, विभाजित होता है। मतलब ए और बी का मान इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप निकालेंगे और 1 प्लस ए बी जब आप निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब इसका भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, पूरा दशमलव में नहीं आएगा, पूरा भाग जाएगा। अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि विभाजित होता है, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि विभाजित होने के बाद जो आएगा वो पूर्ण संख्या होगी। सिद्ध कीजिए प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अच्छा, ये पूर्ण वर्ग कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग होती है जिनका पूरा वर्गमूल होता है। किन किन संख्याओं का पूरा वर्गमूल होता है? 1 का पूरा वर्गमूल होता है, 4 का होता है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल। ये संख्याएं कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्याएं। इनको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग, क्योंकि इनका पूरा वर्गमूल होता है। 1 का वर्गमूल निकालिए, पूरा 1 आएगा, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, 36, 49, इन सब का वर्गमूल पूरा होता है। अच्छा, पूर्ण वर्ग कौन नहीं है? 2 नहीं है, 2 का वर्गमूल पूरा नहीं आता, 3 का नहीं आता, 5 का नहीं आता, 6 का नहीं आता, 7 का नहीं आता, 8 का नहीं आता, 9 का आता है, 10 का नहीं आता। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी है? जिनका पूरा वर्ग आता है, वर्गमूल होता है। तो ये कह रहा है कि जब भी आप ए और बी का मान लेंगे और यहाँ पूरा भाग जाएगा,
जब भी पूरा पूरा भाग जाएगा तो भाग जाने के बाद आपको यही मिलेंगे, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 16 मिलेगा, 25 मिलेगा, 36 मिलेगा, 49 मिलेगा, डैश डैश ये मिलेंगे। ये बात सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करके बताइए कि जब ए स्क्वायर, ए और बी का जो मान इस तरीके से होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 1 प्लस ए बी का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे a बराबर 1 और b बराबर 1 ले लीजिए। पहले पूरा पूरा भाग जाना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं पूरा पूरा भाग ना जाए, पहले पूरा पूरा भाग जाए, फिर पूरा पूरा भाग जब भी जाएगा तो वो संख्या यही होगी। ट्राई करके देखते हैं, पहले एक एक ले लेते हैं। एक एक में बनेगा, देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2/2 जो कि कितना है 1, आंसर 1 आया, सही है। एक और है मेरे पास जोड़ा, a बराबर 1 ले लीजिए, b बराबर 8 ले लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 68/17, 17 में 68 में 17 का भाग दिया 4, 4 है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर आप ए बी बराबर 1 करे 2 और 8 क्यों ले रहे हैं? बेटा ये मान इसलिए ले रहा हूँ कि पूरा पूरा भाग जाएगा, नंबर में कुछ और ले लूँगा तो भाग नहीं जाएगा। सपोज करो जैसे मैंने a बराबर 1 और b बराबर 3 ले लिया, तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 3, जो कि आपका आ जाएगा 1 प्लस 9/4, तो आ जाएगा 10/4, 10/4 यानी 5/2। पूरा पूरा भाग नहीं गया ना, तो आप ऐसी संख्याएं नहीं रख सकते जिनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता। पूरा पूरा भाग जाता हो, पहले देखो साफ कहा इसने क्या, विभाजित होता है, ये नहीं कोई डाउट नहीं कि विभाजित नहीं होता, विभाजित होता है। विभाजित जब हो जाएगा तब जो संख्या आएगी वो ये होंगी, ये प्रूफ करना है, समझ गए बात। तो इसलिए मैंने ए और बी का मान इस तरीके से चुना है जब पूरा पूरा भाग जाए। तो जिनका पूरा पूरा भाग ना जाएगा उनके तो कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं बनता उनसे। तो सवाल उनसे बनता है कि जब भी भाग जाएगा तो भाग जाने पर जो आपको भागफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये सवाल कहता है। इस बात को सिद्ध करना है। बात समझ में आई आपको? आइए इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत मजा आएगा प्रूफ देख के। थोड़ा सा देखिए धीरे धीरे चलूंगा मैं आराम से समझाते हुए, क्योंकि जबरदस्त प्रूफ है इसका, मतलब शानदार प्रूफ, क्या बताऊं उसके बारे में। तो कहाँ से शुरू करूं? हाँ, अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड फन होने वाला है और मतलब इंटरटेनमेंट होने वाला है। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रूफ जब हम करते हैं तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, 2 विधियां होती हैं, खासकर 2 फेमस विधियां हैं। एक तो है जिसे कहते हैं सीधा तरीका, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जब आप सीधा सीधा जो है सो है उसी को प्रूफ कर रहे हैं। जैसे आपके सामने शेर खड़ा है और आपको प्रूफ करना है कि वो शेर है, तो आप कहेंगे देखिए साहब इसके दांत देखिए इतने बड़े बड़े हैं, ये तो शेरों के ही होते। इसके बाल देखिए, ऐसे बाल तो शेरों के ही होते। इसके नाखून देखिए इतने तीखे, तो शेरों के ही होते हैं। इसकी कद काठी देखिए, ये देखिए तो शेरों के होते हैं, तो शेर ही है। तो एक डायरेक्ट मेथड होता है जहाँ आप शेर की बातें बता बता के शेर पुख्ता कर रहे हैं। दूसरा होता है, ये देखिए इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड या सीधी विधि कहते हैं। दूसरा होता है विरोधाभास, जिसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास। विरोधाभास में क्या होता है? उसी चीज को आप उल्टा कह के चलते हैं, आप मना करते रहते हैं। पहले आप हाँ भर रहे थे, मना कर रहे हो। जैसे मान लीजिए शेर सामने खड़े है और आप प्रूफ करना है कि ये शेर है, आपने कहा नहीं साहब ये शेर नहीं है, शेर को झुठला दिया कि शेर नहीं है। वो पिछली बात है शेर है, आप झुठला रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत साबित होंगे आप। तो आपने कहा कि देखिए शेर नहीं है। आपने कहा देखिए पूंछ, पूंछ तो बहुत से जानवरों की होती है। 4 टांगे, 4 टांगे तो बहुत सारे जानवरों की होती है, बकरी की भी होती है 4 टांगे। तो 4 टांगों से क्या कन्फर्म होता है? 4 टांगे तो बहुत से जानवरों की होती है। पूंछ भी बहुत से जानवरों की होती है। आंखें देखिए, आंखें बहुत सारे जानवरों की होती है। दांत, दांत बहुत सारे जानवरों के होते हैं, ठीक है। नाखून, नाखून साहब बहुत से जानवरों के होते हैं। इतने में शेर दहाड़ गया, शेर दहाड़ गया। दहाड़ते ही मैंने कहा चल झुट्टे, तू तो कह रहा था कि सबके होते हैं, दहाड़ता हर कोई थोड़ी है, दहाड़ता तो शेर ही है। गलत साबित हो गया ना, मैं गलत साबित हो गया ना। पूंछ सभी जानवरों की होती है, बहुत से जानवरों की मिल जाएंगी। बहुत से जानवरों की पूंछ होती है, बहुत से जानवरों के पैर होते हैं, 4 पैर बहुत से जानवरों के होते हैं। ऐसी खाल भी बहुत से जानवरों की होती है, बाल भी बहुत सारे जानवरों के होते हैं। लेकिन जैसे दाढ़ा, दहाड़ते ही अब बोलो कि दहाड़ भी सब बहुत से जानवरों की होती है। दहाड़ बहुत से जानवरों की नहीं होती, दहाड़ तो सिर्फ शेर के पास ही होती है। अतः हमारा पूर्व मानना ये था कि ये शेर नहीं है, ये शेर है भाई साहब, ये दाढ़ा है, और दहाड़ता तो शेर ही है, अतः ये शेर है। इसे कहते हैं विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन में आप ना करके चलते हैं और कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाते हैं, और जहाँ गलत साबित हो जाते हैं वहाँ से हाँ शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं विरोधाभास। तो यहाँ पे भी हम यही ट्रिक अपनाने वाले हैं कि भाई विरोधाभास से आएंगे।
मानेंगे कि ये जो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, हम कह रहे हैं ना साहब कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। माना, कहानी को देखिए, बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा मजा आने वाला भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस ए बी, भाग दिया और मान लीजिए भाग पूरा पूरा गया के, पूरा पूरा के गया। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ थोड़ा सा कलर को देखिए, ए बी कहाँ से लिए गए, एन से लिए गए, एन का मतलब नेचुरल नंबर, ए बी कहाँ से लिए गए, नेचुरल नंबर से लिए गए। नेचुरल नंबर कौन होते हैं भाई, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डैश डैश, इसका मतलब सबके सब प्लस के हैं, कोई माइनस का नहीं है। तो जब कोई माइनस का है ही नहीं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कहाँ से माइनस का आएगा, नहीं आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, प्लस एक भी प्लस का आएगा। तो प्लस वाले नंबरों में प्लस वाले नंबर का भाग देंगे तो जो आएगा वो भी प्लस का आएगा। तो ऑब्वियसली बात है के जो होगा, जो भी होगा के, वो एक नेचुरल नंबर तो होगा, ये बात तो कन्फर्म है ना। पूरा पूरा भाग गया तो दशमलव में तो नहीं हो सकता, तो के एक पूर्णांक होगा। हाँ, परंतु परंतु वो वाली बात, विरोधाभास वाली, परंतु के एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। पकड़ लीजिए मेरी बात को, लाइन लगा देता हूँ स्टार लिख के, ताकि कभी गलत हूं तो बता देना कि स्टार लाइन आपने गलत की थी, ठीक है, स्टार नाम डाल दिया। चलिए, अब ए और बी के मान, ध्यान से सुनिए यहाँ पे बात, पूरा पूरा भाग गया, कोई ना कोई ए और बी रहा होगा, कोई ना कोई ए और बी रहा होगा, और क्या गारंटी है कि एक ही रहा होगा, क्या पता दो रहे हो, तीन रहे हो, चार रहे हो। तो एक काम करते हैं, जितने भी सॉल्यूशन है सारे ले लेते हैं, जितने भी सॉल्यूशन ए और बी के वो मान, जब इसमें पूरा पूरा भाग गया और भाग जाने पर क्या आया हो, वो सारे आंसर जो है हम ले लेते हैं, सारे सॉल्यूशन। तो एक समुच्चय बनाया जिसका नाम है एस, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक समुच्चय बनाया जिसका नाम है एस। एस में क्या है, वो सारे ए और बी के मान है, सारे ए और बी के मान है। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 1 प्लस ए बी का भाग गया और भाग जाने पर क्या आया हो, क्या आया हो, और ये ए और बी कौन है, नेचुरल नंबर है, सही है। वो सारे मैंने ले लिए और कहाँ डाल दिए, एस में डाल दिए। हो सकता है एक उत्तर तो पक्का ही, एक उत्तर तो पक्का ही, क्योंकि के आया, इसका मतलब कम से कम एक तो ए और बी तो रहा होगा जिसमें भाग लग के आया होगा। हो सकता है एक जुड़ा और रहा हो, दो रहे हो, तीन रहे हो, तो एस के पास कुछ भी ना रहा हो, एक तो पक्का ही रहा होगा, एक जुड़ा तो पक्का ही रहा होगा, मतलब एक ए का और बी का मान तो जरूर रहा होगा जिससे के आया होगा। जैसे मैंने भी दिखाया था आपको, एक आया, 4 आया, 9 आया, तो कोई ना कोई तो एक तो जुड़ा रहेगा, एक जुड़ा रहेगा। और मान लीजिए 2 जोड़े भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब के जिन जिन से के आया होगा, जिन जिन से भी के आया होगा, वो सारे उत्तर हमने ले लिए। अब उन सारे उत्तर में से हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए बात बेटा, हमने सारे उत्तरों में से एक उत्तर छांट लिया। माना इन सारे जोड़ों में से एक उत्तर जिसका नाम रख लिया कैपिटल ए कैपिटल बी, एक जोड़ा हमने एस में से ले लिया, इस प्रकार लिया, वो भी उन सारे जोड़ों में से वो जोड़ा इस प्रकार लिया कि ए और बी का जोड़ न्यूनतम आए, ए प्लस बी न्यूनतम हो। न्यूनतम का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम। जैसे इसमें मान लीजिए कई आंसर आए, ठीक है, तो जो सारे आंसर आएंगे, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट, जितने भी आंसर इसमें है वो सारे ले लिए। उन सारे ब्रैकेट्स में क्या किया कि वो जो दोनों नंबर है उनको जोड़ा, यहाँ वाले दोनों नंबरों को जोड़ा, यहाँ वाले दोनों को जोड़ा, यहाँ वाले दोनों को जोड़ा, यहाँ वाले दोनों को जोड़ा, सबको दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ के चेक किया कि इनमें से सबसे छोटा जोड़ किसका आ रहा है। जिसका भी इनमें सबसे कम आ रहा है, न्यूनतम आ रहा है, जिसका भी भाई, चाहे कोई भी हो इनमें से जो भी भैया सबसे न्यूनतम जोड़ दे रहा है उसको बाहर निकाल लिया। माना वो जो है जिसका सबसे न्यूनतम रहा, वो मान लीजिए कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी है, वो ले लिया। ऑब्वियसली बात है, ये सॉल्यूशन तो है, इसका सॉल्यूशन तो है ना। तो ए स्क्वायर, हाँ बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे ये न्यूनतम है, मैं यहाँ पे इसको डबल स्टार नाम दे देता हूँ, क्योंकि एक स्टार तो नाम दे चुका हूँ, उसको मैं डबल स्टार नाम दे देता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस ए बी बराबर आएगा के, क्योंकि ए और बी के सभी आंसर में जो ए और बी के एस में जो आंसर है, उन आंसर में से कोई भी आंसर जब मैं यहाँ रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा के ही आएगा। तो वजह गुणा कर देते हैं, बराबर के प्लस के बी, पदों को एक तरफ करने पर ए स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आइए, इधर आ जा भैया, फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का के बराबर 0, सही है। अब ध्यान से देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है, किसकी, कैपिटल ए की द्विघात समीकरण है। क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए की पावर 2 है, यहाँ कैपिटल ए की पावर 1 है, तो कैपिटल ए की द्विघात समीकरण है। इसका मतलब कैपिटल ए के 2 मान आएंगे। ये कैपिटल ए की द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने का मतलब है 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर आएंगे, आप चाहे तो नाम A1 A2 रख सकते हैं, या एक तो खुद ही ए ही है, ए रख लीजिए, और एक A1 रख लीजिए। तो माना, ठीक है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, और द्विघात का मतलब 2 घात के समीकरण है, 2 घात के समीकरण 2 उत्तर होंगे। तो माना इसके जो मूल है A1 A2 मान लीजिए, चाहे एक का नाम ए रख लीजिए, एक का नाम A1 रख लीजिए, 2 नाम रखने हैं, ठीक है, 2 मूल, एक का नाम ए और एक का नाम A1। हम जानते हैं 10वीं क्लास से ही जानते हैं कि मूलों का योग a प्लस A1, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बटाई, माइनस बी बटाई। बी कौन होता है? जो ए घात वाला गुणांक है उसका गुणांक। ए वाला जो है, या एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर एक्स का जो गुणांक होता है बटा ए। ये हो गया आपका की बी। आ गया। अभी हम एक समीकरण और बनाएंगे, समीकरण नंबर 1। एक गुणा से बनती है A इंटू A1 वाली, A इंटू A1, जो कहते हैं सी बटाई। सी कौन हुआ आपका इसके? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बेटा, ये होता है आपका ए, ये होता है आपका बी, और अचर पद जो होता है वो आपका सी होता है द्विघात समीकरण के हिसाब से। तो सी बटा ए हो गया, सी बटा ए यानी बी स्क्वायर माइनस के बटा एक। एक है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। आपके समीकरण नंबर 2 सही है। अब दोनों समीकरण का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, तो कई चीज़ें, कई राज बाहर आएंगे इनसे। कई राज क्या बाहर आएंगे? सबसे पहले A1 देखिए, A1 बराबर हो गया के बी माइनस ए को इधर भेज दिया। के को देखिए, के कौन है? ऊपर चलिए, के कौन है? के नेचुरल नंबर है, के नेचुरल नंबर है, ठीक है। और ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी आपने कहाँ से लिए? एस से लिए। एस से लिए हैं तो एस में जो भी ए और बी होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे नहीं होंगे? सब नेचुरल नंबर से बनेंगे। या यूं देखिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो ए बी का मान हम रख रहे हैं वो कहाँ से रख रहे हैं? ए बी का मान कहाँ से रख रहे हैं? नेचुरल नंबर से, तो होंगे तो नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि ये सारी संख्याएं, के हो गया, चाहे बी हो गया, चाहे ए हो गया, ये सब नेचुरल नंबर है। ये सबके सब नेचुरल नंबर है। अगर ये सब नेचुरल नंबर है तो के और बी को गुणा करने के बाद भी वो नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या इंटू प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और उसमें से कुछ घटाएंगे तो आएगी तो पूर्णांक ही। चाहे माइनस का आ सकता है भाई, प्लस का भी आ सकता है, लेकिन आएगा पूर्णांक। दशमलव में तो नहीं आ सकता, क्योंकि दशमलव का कोई नंबर है ही नहीं। इनमें से कोई भी नंबर दशमलव का नहीं है। भाग कहीं है नहीं कि भी कटेगा नहीं कटेगा, गुणा है। एक तो या तो गुणा है या बाकी है, मतलब गुणा करना है या घटाना है। तो अगर प्राकृत संख्याएं लेंगे, उनको गुणा करेंगे, घटाएंगे, तो पूर्णांक क्या आएगा? हाँ, माइनस का आ सकता है, रिपीट करो, माइनस का आ सकता है, प्लस का आ सकता है, जीरो आ सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं आ सकता। तो इस बात से हमें एक बात का कंफर्म हो गया कि A1 जो है वो पूर्णांक है। अब वो चाहे माइनस का हो और चाहे प्लस का हो। मैं ये नहीं कहता नेचुरल नंबर, हाँ, मैं नहीं कहता कि नेचुरल नंबर में सारे प्लस के होते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है प्लस का। सपोज करो के बी जो है, सपोज करते हैं कि के बी जो है, इनका मान लीजिए 4 आ गया, इसका मान 5 आ गया, तो 4 में से 5 गया तो माइनस 1 आया नहीं आया। और अगर ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो प्लस 1 आ जाएगा। माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है, दशमलव में नहीं आ सकता। क्यों? कि दशमलव का इनमें से कोई है ही नहीं। और बिना दशमलव से भाग दिए बिना, सिर्फ भाग ही क्या करता है, 5 में 2 का भाग दिया तो दशमलव में ला सकता है। लेकिन अगर सब पूर्णांक हो, सब बिना दशमलव की संख्या हो, फिर उनकी गुणा करनी हो और घटाना हो, तो पूर्णांक क्या आएगा? तो A1 जो है वो जेड में है, ठीक है। तो अभी हमसे इससे हमें पता चल गया जो A1 जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक में भाई जीरो भी आता है, पूर्णांक में प्लस का भी आता है, और पूर्णांकों में माइनस भी आते पूरे अंक है, लेकिन माइनस, प्लस और जीरो तीनों ही प्रकार जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। अब इनमें से वो कौन है, जीरो है, प्लस है या माइनस है, क्या है, ये पता करने के लिए हमारी जो दूसरी समीकरण थी, हमने एक और समीकरण बनाई थी, हम दूसरी समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 जब हम लेंगे तो हमें मिलेगा A1 बराबर बी स्क्वायर माइनस के बटा ए, ये मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जीरो को आउट करूंगा, क्योंकि जीरो A1 जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि A1 जीरो है, देखिए क्या होगा, यदि A1 जीरो है, पहले मैं इस संभावना को ही काटूंगा कि A1 जीरो क्यों नहीं हो सकता। अगर A1 जीरो है, होता है, तो क्या होगा नुकसान? देखिए, बी स्क्वायर माइनस के बटा ए बराबर जीरो, वज्र गुणा करने पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के बराबर जीरो, ये हो जाएगा बी बराबर अंडर रूट के, यानी के का वर्गमूल बी के बराबर है। और बी जो है वो पूर्ण संख्या है, बी पूर्ण संख्या है, ऊपर देख लीजिए,
ए और बी जो है वो एन में है, याद रखिएगा यहाँ पे ए तथा बी दोनों एन में, क्योंकि ए और बी कहाँ से लिए गए, एस से लिए गए। एस में सारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसका मतलब है ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब के जो है उसका पूर्ण वर्गमूल है, पूरा पूरा वर्गमूल जाता है, यानी के जो है वो पूर्ण संख्या है। शुरुआत में आपने कहा था कि पूर्ण संख्या है ही नहीं, आपने क्या कहा था स्टार समीकरण में, क्या कहा था कि के जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी के का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा। यहाँ तो के का वर्गमूल पूरा पूरा आ रहा है, तो उसका मतलब के का वर्गमूल पूरा पूरा आ रहा है, तो वो ऊपर वाली बात गलत है, और ऊपर वाली बात सही है तो ये बात गलत है। तो फिलहाल तो ये काम करते हैं, यही मान के चलते हैं कि ये वाली बात गलत है, तो यहाँ पे इस बात को रिजेक्ट करते हैं, परंतु के पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और के जो है भाई पूर्ण वर्ग संख्या बनती रहेगी जब तक a1 जीरो होगा, इसलिए a1 को क्या होना पड़ेगा कि a1 जीरो नहीं है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि a1 प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, परंतु जीरो नहीं हो सकता, तो समुच्चय में से जीरो को निकाल दीजिए। अब a1 माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a1 जीरो हुआ तो k जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए जीरो तो बाहर हो गया। अब बचा माइनस का और प्लस का। अगला देखते हैं। देखिए a1 हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है, द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन है। द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है मतलब इसका सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे जो बात ए के लिए सही है वो बात a1 के लिए भी सही है, क्योंकि ये बात तो सबके लिए बनाई है। देखिए ये समीकरण से तो आपने दो मान निकाले हैं, ए और a1, तो ए जो है वो भी इसको संतुष्ट करेगा और a1 भी संतुष्ट करेगा इस समीकरण को। तो इस समीकरण को a1 संतुष्ट करेगा, तो ये समीकरण आई किससे, इसी से तो आई है, ये इससे आई है, तो इसका मतलब बात तो इसी समीकरण की हो रही है। तो a1 जो है वो इसको भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि इसी के दो आंसर है, इसी के दो आंसर है, एक है ए और एक है a1। तो इसी समीकरण में ए रखेंगे तब भी काम करेगा और a1 रखेंगे तब भी काम करेगा। और अगर a1 पे ये काम करता है समीकरण, तो देखिए क्या होता है, और करना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई इसकी। a1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1 प्लस a1 इंटू बी बराबर के, सही है। अब ऊपर देखिए, ऊपर स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, a1 का स्क्वायर है। अब a1 जो है वो जीरो है नहीं, तो चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, स्क्वायर तो प्लस ही होगा। b जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, तो उसका स्क्वायर प्लस का होगा ही होगा। तो ऊपर वाला तो ऑब्वियसली बात है कि प्लस का है, मतलब जीरो से बड़ा है। अब नीचे वाला प्लस का है, के जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है मतलब प्लस का ऑलरेडी है। अब ये ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नीचे वाला माइनस का हुआ तो भाग लग के माइनस का आएगा, क्योंकि उत्तर में तो प्लस आ रहा है, बराबर में प्लस आ रहा है। बराबर में प्लस तभी आ सकता है या तो ऊपर और नीचे दोनों माइनस हो, या ऊपर नीचे दोनों प्लस हो। तो प्लस प्लस भाग दे के प्लस बनाते हैं, या फिर माइनस माइनस भाग दे के प्लस बनाते हैं। तो इसका मतलब है या तो ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाले को भी प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि आंसर प्लस का आ रहा है, तो मजबूर होके बेचारे को नीचे वाले को प्लस होना पड़ेगा। अब नीचे वाला प्लस होगा तो 1 प्लस a1 इंटू बी, इसको प्लस का होना पड़ेगा। अब ये बेचारा अगर प्लस का होता है, देखिए b नेचुरल नंबर है, b नेचुरल नंबर है, b का जो मान है वो कम से कम एक तो पक्का होगा। b जो है वो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, इसका मतलब b का कम से कम मान एक तो पक्का होगा। तो a1 माइनस का हो गया, तो अगर b का मान कम से कम भी रखते हैं, एक रखते हैं, b का कम से कम मान एक भी रखते हैं, तो a1 अगर यहाँ माइनस का हुआ तो जीरो आ जाएगा, a1 अगर माइनस का एक हुआ तो जीरो आ जाएगा, माइनस का दो हुआ तो माइनस का एक आ जाएगा, a1 अगर माइनस का तीन हो तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब a1 माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि a1 अगर माइनस एक हुआ तो भी ये बात गलत। देखिए ट्राई करिए, a1 का मान अगर माइनस एक रखूँ तो ये बात गलत साबित हो जाती है, जीरो आ जाता है, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से बड़ा आना चाहिए। a1 अगर माइनस टू रखूँ तो तब भी ये बात गलत, माइनस टू रखते ही एक माइनस दो माइनस का एक आएगा, माइनस का एक जीरो से बड़ा नहीं होता, तो a1 माइनस का हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी माइनस का मान रख रहा हूँ तो ये गलत आ रहा है। तो इसका मतलब है a1 माइनस का नहीं हो सकता। तो ये बात और कंफर्म होगी कि a1 जो है वो जीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब आपका a1 नेगेटिव नहीं हो सकता, आपका a1 जीरो नहीं हो सकता, तो फिर a1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब प्राकृत संख्या होगा, तो ये लीजिए। अतः एक बात कंफर्म होगी कि आपका a1 जो है वो भाई नेचुरल नंबरों में। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, एक बात। जीरो नहीं हो सकता, ये बात भी प्रूफ कर दी। नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि तीन में से तो कुछ होना ही पड़ेगा, क्योंकि a1 जो है वो z में आया था, a1 जो है वो z में आया था। ये देखिए a1 z में है, z का मतलब या तो वो माइनस का है,
माइनस का पूर्णांक है या प्लस का पूर्णांक है या जीरो है, तो जीरो नहीं हो सकता, कारण बता दिया। माइनस का क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण बता दिया। तो बचा क्या, प्लस का, तो A1 को क्या होना पड़ेगा, प्लस का। तो A1 प्लस का पूर्णांक होगा, प्लस का होगा मतलब प्राकृत संख्या होगा, तो A1 प्राकृत संख्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, मतलब A1 यहाँ पे भी है। देखिए अभी हमारे क्या दिक्कत थी, हमें ये पता था कि जो ए आंसर है वो तो इस समुच्चय के अंदर है, एस के अंदर है, लेकिन A1 इसके अंदर था, ये कंफर्म नहीं था। ये बात तो थी कि ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है, समीकरण तो कोई माइनस वाला भी संतुष्ट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एस में, क्योंकि एस में तो ए और बी वो होंगे जो प्राकृत संख्याएं होंगी। अब A1 जो है वो फाइनली प्रूफ हो गया है कि वो प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब A1 B भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहाँ आपका A1 B जो है वो भी उम्मीदवार बन चुका है। अब ये भी टूट पड़ा मैदान में कि भाई मैं भी सॉल्यूशन हूँ, ये बात कंफर्म होगी कि वो भी सॉल्यूशन में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे नंबरों की जो बनावट है, नेचुरल नंबर की बनावट जो है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए हमारे नंबर जो होते हैं, कोई भी दो नंबर आप उठाएंगे, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि ये तो यह पता लगेगा या तो ये नंबर जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा है, बड़ा नहीं है तो छोटा है, और बड़ा और छोटा दोनों नहीं है तो बराबर है। तो बड़ा छोटा या बराबर कुछ ना कुछ तो पक्का होगा, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा, क्योंकि बड़ा नहीं हुआ तो छोटा होगा, छोटा नहीं हुआ तो बराबर होगा। अब आपने दो नंबर उठाए हैं, इन दो नंबरों में से निश्चित तौर पर या तो ये दोनों बराबर होंगे या तो बराबर होंगे, बराबर नहीं है तो इनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अगर बराबर नहीं है, मान लीजिए आप कह रहे हैं बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इनमें से कोई एक बड़ा है और कोई एक छोटा है। तो सपोज करो आपने कहा कि ए बड़ा है, कोई तो होगा बड़ा, जो भी बड़ा हो, चलिए मान लीजिए ए मान लेते, बी मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बी बड़ा कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप ए बड़ा कर दीजिए, बी बड़ा कर दीजिए, जो करना चाहे वो कर दीजिए। तो इन दोनों लाइनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ कि A1 ए जो है वो बड़ा या बराबर है बी के, या तो बराबर होंगे दोनों, बराबर नहीं होंगे तो इनमें से एक बड़ा होगा, चाहे कोई भी बड़ा हो, ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, क्योंकि नंबरों की बनावट ही ऐसी है, हमारे नंबरों की बनावट ही ऐसी है। कोई भी दो नंबर उठाइए, या तो उनमें से एक नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, या फिर दोनों बराबर है, या तो बड़े छोटे होते हैं बराबर होते हैं, या तो समान होते हैं या असमान होते हैं, बस सीधी बात है। या तो ए और बी समान है, समान नहीं है तो फिर इनमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। अब आप किसको बड़ा कह रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो जो बड़ा है उसको ए कह दीजिए, जो छोटा है उसको बी कह दीजिए, बस क्या दिक्कत है, ये हो गया। अब यहाँ से हम इस लाइन को लिखते हैं, ए बड़ा या बराबर है बी के, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ए का स्क्वायर बड़ा होगा, दोनों तरफ के घटाने पर, सॉरी इसमें मैं, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर ऑलरेडी बी स्क्वायर से बड़ा है, तो अगर मैंने इसमें कुछ घटा दिया, बी स्क्वायर में कुछ घटा दिया, तो बी स्क्वायर और पीछे चला जाएगा और छोटा हो जाएगा, ऑलरेडी छोटा तो है ही, ए स्क्वायर से ऑलरेडी छोटा है, छोटा नहीं तो बराबर है, लेकिन अगर मैंने कुछ घटाया तो और कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मानिए जैसे 5 है, 5 4 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, ये देखिए जो थी ना दोनों, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 5 बड़ा है या बराबर, बड़ा है तब भी चलेगा, बराबर है तब भी चलेगा, उनमें से दो भी होगा वो चल जाएगा, बड़ा हुआ तब भी सही है, बराबर हुआ तब भी सही है। तो 5 बड़ा है ठीक है, बराबर होता तब भी चल जाता, अगर 4 4 होते तो भी चल जाता, क्योंकि ये कहता है इनमें से कुछ भी एक होना चाहिए, चाहे बड़ा हो जाए चाहे बराबर हो जाए। लेकिन अगर मैं एक साइड में नीचे इस छोटी वाली साइड में अगर 2 घटा दूं, तो अब तो 4 बड़ा ही होगा 2 से, तो बी स्क्वायर था, जो कि बी स्क्वायर जो था वो ए स्क्वायर के बराबर भी हो सकता था और छोटा भी हो सकता था। अब मैंने के घटा दिया तो ऑब्वियसली बात है ये छोटा ही होगा अब तो, क्योंकि के जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जो है वो कम से कम एक तो होगा ही होगा, और कम से कम एक होगा तो एक को घटाएंगे तो छोटा तो होगा ही होगा। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर बड़ा हुआ बी स्क्वायर माइनस के से। अब ए स्क्वायर के दो टुकड़े, ए इंटू ए, एक ए को अपने पास रख लीजिए, एक ए को आप इसके नीचे भेज दीजिए, भेज दिया, बी स्क्वायर माइनस के बटा ए, बी स्क्वायर माइनस के बटा ए ये कौन है, बी स्क्वायर माइनस के बटा ए जो है वो A1 है, तो जो बी स्क्वायर माइनस के है ये किसके बराबर है, A1 के बराबर है। तो आपने यहाँ पर A1 रख दिया, A1 रख दिया, दोनों साइड में b जोड़ने पर, अब आप b क्यों जोड़ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, प्लस b, क्योंकि जब बड़ा होगा तो बड़ा ही होगा, बड़ा जो होगा वो जोड़ करने पर ही बड़ा रहेगा, इसका मतलब A1 प्लस बी, ए प्लस बी जो है उससे छोटा जोड़ होगा A1 प्लस बी का। अब याद रखिए अभी आपने कहा था कि ए और बी जो है वो भी आपका एक सॉल्यूशन है, वो भी एक हल है, ठीक है, A1 बी भी जो है वो भी आप प्रूफ कर चुके कि वो भी आपका एक सॉल्यूशन है, वो भी एक हल है, तो 2 हल हो गए आपके, दोनों हल अभी देखिए प्रूफ किया आपने, ये रहा, इसमें मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ। तो A1 बी भी आपका हल है,
ए बी जो है वो भी आपका हल है, दोनों हल है। और आपने कहा था कि ए प्लस बी जो है वो हल है जिसका जोड़ सबसे कम आएगा। तो भाई सबसे कम जोड़ कैसे हुआ? ए प्लस बी से कम जोड़ तो ए वन प्लस बी का है। तो इसका मतलब आपने जो माना है वो तो गलत हो गया। ये गलत। आपने कहा था कि ए प्लस बी सबसे कम आएगा। ए प्लस बी न्यूनतम है। न्यूनतम होने का मतलब है आप गारंटी देते हैं कि इससे छोटा कुछ नहीं है। देखिए, न्यूनतम शब्द कहिए मत, और कहिए तो फिर उसकी जवाबदेही होगी आपकी। जवाबदेही क्या है कि आपने कहा है न्यूनतम। न्यूनतम कहने का मतलब है इससे कम नहीं मिलेगा। जब आप किसी को न्यूनतम की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब होता है उससे कम कोई नहीं मिलेगा। और अगर उससे कम मिल गया तो फिर क्या साबित हुआ कि आप झूठे। अगर उससे कम मिल जाता है, आप न्यूनतम बोलते हैं और फिर वो उससे न्यूनतम उससे भी कम कुछ मिल जाता है, तो फिर क्या साबित हुआ कि आपने झूठ बोला है। तो ये देखिए साबित हो गया कि ए वन प्लस बी जो है वो उससे कम आ रहा है। कम आ रहा है इसका मतलब न्यूनतम तो ये हुआ, ये न्यूनतम थोड़ी हुआ। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे, आपने झूठ कहा। अब आपने क्या झूठ कहा? अब झूठ आपने कहा ऊपर ऊपर एकदम शुरुआत जब की थी वो झूठ कहा था। आपने झूठ कहा था कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपने ये झूठ कहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक्चुअली ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि आपने झूठ बोला। और ये झूठ कहाँ पकड़ा गया? नीचे आके। अब आप कहेंगे सर इतना नीचे का झूठ इतना ऊपर कैसे पकड़ा गया? सपोज कीजिए ए ने कोई बात बी से कही, बी ने वही बात एग्जैक्टली सी को कह दी, सी ने वो बात डी को कह दी, डी ने वो बात ई को कह दी, ई ने वो बात एफ को कह दी है, डैश 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 चलता गया जेड के वक्त। जेड ने कहा यार ये बात तो गलत है। जेड पहली बार दिमाग लगाया, उसने कहा कि ना झूठ आ रहा है, ये तो झूठ है। तो जेड ने पकड़ा वाई को, बोल वाई ये झूठ क्यों फैला रहा है? तो वाई ने कहा साहब मैं नहीं बोल रहा, ये बात तो एक्स ने मुझे कही है। फिर एक्स को पकड़ा, भाई एक्स तू झूठ क्यों फैला रहा है? तो एक्स ने कहा कि ना साहब मैं नहीं झूठ बोल रहा, मुझसे पहले इसने कहा था। इस तरीके से जब चैन को खंगाला तो पता चला कि झूठ कहाँ से आ रहा था, ए से। यही होता है। आज व्हाट्सएप पे इतने सारे झूठ चलते हैं, झूठ को पकड़ते कैसे हैं कि ये झूठ यहाँ से आया, कि भाई बता तेरे पास कहाँ से आया? तो वो कहता साहब यहाँ से आया। फिर उसको पकड़ा, बता भाई तेरे पास कहाँ से आया? उसने कहा। तो उस चैन को ट्रैक किया तो पता चला कि ये सारा प्रोपागेंडा, ये जब सब झूठ है, कौन फैला रहा था? ये। तो सेम ऐसे ही यहीं पे आ कि ये बात गलत साबित हुई। ये बात गलत साबित हुई तो ऊपर वाले से पूछा भाई कहाँ से आया? तो उसने कहा साहब ऊपर से आया। फिर से पूछा तू बता कहाँ से आया? उसने कहा और ऊपर से आया। इस तरीके से हम ऊपर 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 चलते गए तो इसकी जड़ को ढूंढा कि जड़ का है। तो जड़ है जहाँ से हमने ये माना था कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं मान के चले थे, उससे ये झूठ निकला है। तो इसका मतलब सही क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः जैसे ना कि वो अभी शेयर वाला एग्जांपल बताया था, अतः पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि नहीं मानने से झूठे साबित हो रहे हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम लास्ट में जाके झूठे साबित हो रहे हैं, और लास्ट में जाके झूठे साबित हो रहे हैं इसका मतलब शुरू में हम झूठ बोल रहे थे। तो शुरू वाला जो झूठ है उसको ठीक कर दीजिए। सही क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रूफ थोड़ा सा जटिल था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये मैथ्स है, मज़ा बहुत आया होगा आपको। हर बात को बारीकी से प्रूफ किया गया, ज़बरदस्त तरीके से प्रूफ किया गया। एक दो बार वीडियो को देखिए, धीरे धीरे चला चला के देखिए, शुरू से समझिए। इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता और इससे हार्डेस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स की जो जो स्वाद है वो आपने पहली बार इतना मज़े से चखा होगा और देखा होगा कि ये हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं ना हार्डेस्ट प्रॉब्लम, टफ प्रॉब्लम। तो देखिए इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता, इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत मज़ा दी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।